क्या आप लोग यकीन करेंगे कि दुनिया में एक ऐसा नेशनल पार्क भी है जो असल में पानी पर तैरता है? हाँ, और वो जमीन इतनी ठोस होती है कि उसके ऊपर एक खास प्रजाति के हिरण छलांगे लगाते हैं। एग्जैक्टली और एक ऐसा जंगल भी है जहां एक ही नदी के किनारे आपको ट्रॉपिकल गर्मी से लेकर बर्फीले पहाड़ों की ठंड मिल जाएगी। यानी बाघ से लेकर स्नो लेपर्ड तक 4 अलग-अलग तरह की बड़ी बिल्लियां एक साथ घूमती हैं। देखिए, प्रकृति के ऐसे ही अनोखे रहस्य जब हम यूपीएससी की तैयारी के चश्मे से देखते हैं ना, तो वो सिर्फ फैक्ट्स या डेटा नहीं रह जाते। सही बात है। वो एक जीता जागता इकोसिस्टम बन जाते हैं, जिसे समझना काफी इंटरेस्टिंग होता है। और इसीलिए कंपाउंड लर्निंग यूपीएससी की तरफ से आज की इस गहन चर्चा में हम लोग प्रीलिम्स 2026 के लिए भारत के 107 नेशनल पार्क्स की एक अल्टीमेट फील्ड गाइड को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और अक्सर एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि पार्क्स की लिस्ट को किसी बोरिंग टेबल की तरह रटने बैठ जाते हैं। हाँ, वो रट्टा मार अप्रोच। लेकिन आज हमारा मिशन अलग है। हम इसे रटेंगे नहीं, समझेंगे। बाघ, गैंडे और हिम तेंदुए आज हमारे इस सफर के साथी होंगे। तो चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। नेकी और पूछ-पूछ बताइए। हम सब जानते हैं कि नेशनल पार्क जानवरों के कंजर्वेशन के लिए होते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसे सैंक्चुरी से जो चीज़ अलग बनाती है वो इसका लीगल कवच है। तो ये कवच असल में जमीनी स्तर पर कितना मजबूत होता है? देखिए, इस कवच की मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि नेशनल पार्क को आप एक नो टॉलरेंस जोन मान सकते हैं। अच्छा। नो टॉलरेंस कैसे? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 35 के तहत यहाँ किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि यानी ह्यूमन एक्टिविटी की परमिशन नहीं होती। सैंक्चुरी में फिर भी लोकल कम्युनिटी अपने जानवर चरा सकती है या सूखी लकड़ियां बीन सकती हैं। हाँ, वो थोड़ी छूट मिलती है वहाँ। एग्जैक्टली। लेकिन नेशनल पार्क में फॉरेस्ट्री, शिकार या किसी प्राइवेट जमीन का मालिकाना हक ये सब पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड हैं। ग्लोबली इसको IUCN कैटेगरी 2 का दर्जा मिला हुआ है। वेट, यहाँ एक सवाल है जो अक्सर एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज करता है। क्या किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो किसी बड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए नेशनल पार्क को वापस सैंक्चुरी में डाउनग्रेड कर दे? ये बहुत ही क्रिटिकल यूपीएससी ट्रैप है और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। यानी डाउनग्रेड पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल नहीं। किसी भी नेशनल पार्क को डाउनग्रेड करके सैंक्चुरी नहीं बनाया जा सकता। इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल उस स्टेट के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के पास होता है। राइट। और अगर आपको बाउंड्रीज में थोड़ा सा भी बदलाव करना है ना, तो वो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मंजूरी के बिना नामुमकिन है। यानी ये नेचुरल दुनिया का एक प्रॉपर VIP जोन है। और अगर हम पूरे इंडिया के मैप को देखें तो ये 107 पार्क मिलकर लगभग 44,402 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं, जो कि देश के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का सिर्फ 1.35% है। सुनने में ये नंबर बहुत छोटा लगता है ना? हाँ। लेकिन ये बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा खजाना है। अब अगर हम एक्सट्रीम्स की बात करें, जो कि एग्जामिनर्स का हमेशा से फेवरेट एरिया रहा है, तो हमारे पास कुछ कमाल के रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। हाँ, एक्सट्रीम से सवाल बनना तो लगभग तय होता है हर साल। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 1936 में बना कॉर्बेट भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। जैसे शुरू में हेले नेशनल पार्क कहा जाता था। राइट। सही कहा। और अगर साइज की बात करें तो लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क लगभग 3,350 स्क्वायर किलोमीटर के साथ सबसे बड़ा है। ये कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम है और इसे स्नो लेपर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। और देखिए, हेमिस के इस विशाल बर्फीले रेगिस्तान की ठीक ऑपोजिट है अंडमान और निकोबार का साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, जिसका साइज सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। बिल्कुल, महज 0.03 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब एक तरफ हजारों किलोमीटर का पहाड़ और दूसरी तरफ समुंदर के बीचों बीच एक छोटा सा कोरल आउटक्रॉप। वैसे इस डेटा को एनालाइज करते हुए मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स दिखा। क्या पैराडॉक्स? मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 नेशनल पार्क्स हैं और अंडमान जैसे छोटे से आइलैंड ग्रुप में 9 है। लेकिन पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में एक भी नेशनल पार्क नहीं है। ऐसा क्यों? क्या वहां जानवर नहीं है? इसको समझने के लिए हमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों को जोड़ना पड़ेगा। देखिए, पंजाब और दिल्ली जैसे इलाके हिस्टोरिकली एग्रीकल्चर और अब भारी अर्बनाइजेशन का सेंटर रहे हैं।
हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन का असर। एग्जैक्टली हरित क्रांति का दौरान पंजाब की लगभग हर इंच जमीन को खेती के लिए यूज कर लिया गया, तो नेचुरल जंगलों के लिए कोई बड़ा कंटिग्यूअस या अखंड एरिया बचा ही नहीं जिसे पार्क घोषित किया जा सके। मेक सेंस। और एमपी और अंडमान में? दूसरी तरफ मध्य प्रदेश का विशाल विंध्या और सतपुरा लैंडस्केप है, और अंडमान का तो ह्यूमन इंटरफेरेंस से दूर एकदम अछूता इकोसिस्टम है। ये बड़े पार्क्स के लिए एकदम परफेक्ट जमीन देते हैं। बहुत बढ़िया लॉजिक है। तो चलिए सबसे पहले हम अंडमान और निकोबार के इस अछूते इकोसिस्टम में ही चलते हैं। यहाँ 9 पार्क्स का एक पूरा क्लस्टर है। गैलिथिया बे और कैंपल बे ग्रेट निकोबार में है। मैंने पढ़ा था कि गैलिथिया बे लेदरबैक टर्टल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, लेदरबैक टर्टल्स दुनिया के सबसे बड़े समुद्री कछुए होते हैं, और गैलिथिया बे उनकी नेस्टिंग यानी अंडे देने का एक बहुत बड़ा ग्लोबल सेंटर है। अरे वाह! इसके अलावा अंडमान में मरीन लाइफ का काफी दबदबा है। वैंदूर का महात्मा गांधी मरीन पार्क अपने शानदार कोरल रीफ्स के लिए जाना जाता है, और जिन बटन आइलैंड्स यानी मिडिल, नॉर्थ और साउथ बटन की हमने अभी बात की, हाँ, वहाँ डुगोंग मिलती है ना? बिल्कुल, डुगोंग जिसे सीकाओ या समुद्री गाय भी कहते हैं, उनके लिए ये पार्क्स एक सेफ हेवन है। नॉर्थ अंडमान में सैडल पीक भी है, जहाँ की ऊंचाई पर अंडमान हिल माइना मिलती है। लेकिन यहाँ एक नाम है जो हिस्ट्री के पन्नों से सीधे जुड़ता है, माउंट मणिपुर नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम माउंट हैरियट था। मेरा सवाल ये है कि अंडमान के एक पहाड़ का नाम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट मणिपुर पर क्यों रखा गया? ये हिस्ट्री और एनवायरनमेंट का एक बहुत ही शानदार क्रॉसओवर है। हुआ ये था कि 1891 के एंग्लो मणिपुर वॉर के बाद मणिपुर के कई फ्रीडम फाइटर्स को अंग्रेजों ने अंडमान की सेल्युलर जेल में भेज दिया था। उनमें महाराजा कुलाचंद्र ध्वजा सिंह भी शामिल थे ना? हाँ बिल्कुल, और उनको माउंट हैरियट पर ही रखा गया था। तो उन्हीं वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए रिसेंट ईयर्स में इसका नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया। कितनी फैसिनेटिंग डिटेल है ये। और अगर बायोलॉजी के हिसाब से देखें तो ये पार्क अंडमान वाइल्ड पिग के लिए काफी फेमस है। हिस्ट्री का ये एंगल इसे याद रखना काफी आसान बना देता है। अब हम अंडमान के मरीन इकोसिस्टम से अगर हम थोड़ा मेनलैंड की तरफ बढ़ें तो ईस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट का सीन बिल्कुल अलग है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे पापीकोंडा है, और शेषाचलम की पहाड़ियों में श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क है, जहां स्लेंडर लॉरिस पाए जाते हैं। सही जा रहे हैं आप। लेकिन जो जगह मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती है वो है अरुणाचल प्रदेश का नामदाफा नेशनल पार्क। नामदफा ये सच में इंडियन बायोडाइवर्सिटी का क्राउन ज्वेल है। म्यांमार बॉर्डर के पास स्थित ये पार्क अपनी नोआ देहिंग नदी के लिए जाना जाता है। और यही वो जगह है जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। दुनिया का इकलौता नेशनल पार्क जहां बिग 4 कैट्स यानी बाघ, तेंदुआ, स्नो लेपर्ड और क्लाउडेड लेपर्ड एक ही बाउंड्री के अंदर मिलते हैं। हाँ, ये फैक्ट काफी एस्पिरेंट्स को चौंकाता है। देखिए ना, एक आम एस्पिरेंट सोचेगा कि बाघ तो गर्म जंगलों में रहता है और स्नो लेपर्ड बर्फ में, तो ये दोनों एक ही जगह पर कैसे सरवाइव कर रहे हैं? यही इस पार्क का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। इसका रहस्य इसके एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट यानी ऊंचाई में होने वाले भारी बदलाव में छुपा है। एल्टीट्यूडनल ग्रेडियंट थोड़ा और समझाइए। देखिए, नामदफा सी लेवल से लगभग 200 मीटर की ऊंचाई से शुरू होता है और सीधे 4500 मीटर तक जाता है। अच्छा, मतलब ये किसी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह है जहां हर फ्लोर का मौसम अलग है। क्या बात है, एकदम सटीक कंपैरिजन है। इसके सबसे निचले हिस्से में ट्रॉपिकल जंगल हैं जहां बाघ और तेंदुए रहते हैं। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्लाउडेड लेपर्ड का इलाका आएगा, और सबसे ऊपर की बर्फीली पीक्स पर स्नो लेपर्ड राज करते हैं। वाव! इसी जियोग्राफिकल चमत्कार की वजह से ये चारों एक ही पार्क का हिस्सा हैं। प्रकृति का अपना अलग ही इंजीनियरिंग टैलेंट है ना? और इसी टैलेंट का एक और नमूना हमें असम के बाढ़ वाले मैदानों में दिखता है। ये राइनो यानी एक सींग वाले गैंडों का गढ़ है। हाँ, असम तो बिल्कुल राइनो हब है। काजीरंगा तो पूरी दुनिया में फेमस है ही, जहां दुनिया के 2/3 गैंडे मिलते हैं। लेकिन वहां डिब्रू साइखुआ भी है, जिसे फेरल हॉर्सेस के लिए जाना जाता है। दीहिंग पटकाई है, जिसे ईस्ट का अमेज़न कहते हैं। और मानस नेशनल पार्क को मत भूलिए, जो इंडो भूटान बॉर्डर पर वाइल्ड वाटर बफलो और गोल्डन लंगूर का घर है। नमेरी में व्हाइट विंग्ड वुड डक मिलती है। राइट, पर मेरा ध्यान एक दूसरे नाम पर अटका, औरंग नेशनल पार्क। इसे मिनी काजीरंगा क्यों कहा जाता है? इसका कारण ब्रह्मपुत्र नदी के इकोसिस्टम में छिपा है। औरंग का लैंडस्केप, वहां की दलदली जमीन, लंबी घास के मैदान, ये सब बिल्कुल काजीरंगा जैसा ही है।
लेकिन सबसे बड़ी सिमिलैरिटी है वहां की फ्लैगशिप स्पीशीज। यानी वहां भी राइनोज हैं? हाँ, काजीरंगा की तरह ही औरंग में भी एक सींग वाले गैंडों की बहुत डेंस पॉपुलेशन है और साथ ही वहां बाघ भी काफी अच्छी संख्या में है। अच्छा, तो सेम ज्योग्राफी और सेम जानवर होने की वजह से इसको मिनी काजीरंगा का टैग मिला है। एग्जैक्टली। ये लॉजिक बहुत क्लियर है। अब अगर हम ईस्ट इंडिया से थोड़ा सेंट्रल इंडिया की तरफ आएं, तो जंगल का रूप बदल जाता है। बिहार का वाल्मीकि नेशनल पार्क गंडक नदी के पास नेपाल बॉर्डर पर है, लेकिन छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास, जिसे संजय नेशनल पार्क भी कहते हैं, वो हिस्टोरिकली काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहीं पढ़ा था कि इंडिया के आखिरी एशियाटिक चीता यहीं देखे गए थे। देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक फैक्ट है। 1947 में भारत के आखिरी 3 एशियाटिक चीतास का शिकार इसी एरिया में किया गया था। ये इलाका सेंट्रल इंडिया के ड्राई डिसिडुअस यानी शुष्क पर्णपाती जंगलों का हिस्सा है, जो चीतास के लिए एकदम आइडियल था। सही बात है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क भी है, जो खास तौर पर खतरे में पड़े वाइल्ड वाटर बफलो की आबादी को बचाने का एक अहम सेंटर है। और सेंट्रल इंडिया के इस ड्राई इकोसिस्टम से अगर हम वेस्ट की तरफ यानी गुजरात चलें, तो हमारे सामने गिर नेशनल पार्क आता है, एशियाटिक लायंस का दुनिया में इकलौता नेचुरल घर। यहाँ हिरन और शतरुंजी नदियां बहती हैं। लेकिन सर, एक बात सोचने वाली है, शेर तो किसी जमाने में पूरे मिडिल ईस्ट से लेकर नॉर्थ इंडिया तक फैले हुए थे, तो ये सिर्फ गुजरात के इस छोटे से पॉकेट में कैसे सिमट गए? इसके पीछे शिकार और हैबिटेट लॉस की बहुत डार्क हिस्ट्री है। 19वीं सेंचुरी के एंड तक शिकारियों ने शेरों को लगभग खत्म कर दिया था। जूनागढ़ के नवाब ने जब गिर के उन गिने चुने बचे हुए शेरों को प्रोटेक्शन दी, तब जाकर वो बच पाए। तो क्या आज वहाँ जितने भी शेर हैं, वो उन्हीं कुछ शेरों की फैमिली से हैं? जी हाँ, और साइंस की भाषा में इसे जेनेटिक बॉटलनेक कहते हैं। मतलब सभी शेर उन्हीं गिने चुने एंसेस्टर्स के वंशज हैं। एक कॉन्जर्वेशन के नजरिए से काफी बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत कम हो जाती है। और इसीलिए यूपीएससी अक्सर वाइल्ड लाइफ रीलोकेशन पर सवाल पूछता है, स्पेशली इनका कुनू में शिफ्ट करने का जो प्लान था। खैर, गुजरात में ब्लैक बक या विलावदार नेशनल पार्क भी है, जो अपने सवाना जैसे घास के मैदानों के लिए फेमस है। और कच्छ की खाड़ी में भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क भी है। बिल्कुल सही। अब एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधे ऊंचे हिमालय के ठंडे रेगिस्तानों की तरफ चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का पिन वैली नेशनल पार्क। इसे कोल्ड डेजर्ट क्यों कहते हैं? बर्फ तो वहां बहुत होती है, फिर वो रेगिस्तान कैसे हुआ? बहुत बेसिक लेकिन ट्रिकी सवाल है। देखिए, रेगिस्तान या डेजर्ट शब्द का मतलब सिर्फ गर्म रेत नहीं होता। इसका डेफिनेशन है बहुत कम बारिश होना। अच्छा, तो प्रेसिपिटेशन कम है वहां? एग्जैक्टली। पिन वैली हिमालय के रेन शैडो यानी वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है। मॉनसून के बादल हिमालय की ऊंची पीक्स को पार ही नहीं कर पाते, इसलिए वहां बारिश नहीं होती, सिर्फ बर्फबारी होती है। ये रूखा और शुष्क इकोसिस्टम स्नो लेपर्ड और आइबेक्स के लिए परफेक्ट होता है। ये रेन शैडो वाला कॉन्सेप्ट ना ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का बड़ा शानदार मिक्स है। हिमाचल में ही ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जहां से तीर्थन नदी बहती है। अब अगर हम थोड़ा और नॉर्थ में जम्मू कश्मीर की तरफ जाएं, तो वहां दचिगाम नेशनल पार्क है। और दचिगाम किसके लिए फेमस है? हंगुल या कश्मीर स्टैग के लिए, जिसका ये इकलौता घर है। सही कहा। हंगुल के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज जुड़ी है, उनका विंटर माइग्रेशन। सर्दियों में जब दचिगाम के ऊपरी हिस्सों में बहुत भारी बर्फबारी होती है ना, तो ये हिरन खाने की तलाश में पहाड़ों से नीचे की घाटियों की तरफ उतर आते हैं। ये तो एडेप्टेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। अब नॉर्थ के इन बर्फीले पहाड़ों से हम सीधे साउथ इंडिया के एवरग्रीन जंगलों की तरफ चलते हैं। यहाँ का सीन ही अलग है, और कर्नाटका की नदियाँ इस पूरे लैंडस्केप की जान है। बिल्कुल। अंशी नेशनल पार्क से काली नदी बहती है और बांदीपुर से काबिनी नदी निकलती है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का बहुत बड़ा हिस्सा है। नागरहोल, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क भी कहते हैं, वो भी इसी बायोस्फीयर का हिस्सा है। लेकिन साउथ इंडिया का सबसे मिस्टीरियस इकोसिस्टम मुझे लगता है केरला के शोला वनों में मिलता है। वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाइयों पर फैले ये घास के मैदान और उनके बीच बसे घने जंगल बहुत ही यूनिक लगते हैं। शोला फॉरेस्ट्स अपने आप में एक अलग ही दुनिया है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। जहाँ कुंथी नदी बहती है और लायन टेल्ड मैकैक मिलते हैं। पर शोला इकोसिस्टम में एक पार्क है जो प्रीलिम्स के लिए क्लासिक सवाल बनता है, इरविकुलम नेशनल पार्क। हाँ, नीलाकुरंजी फूलों की वजह से। एग्जैक्टली। और कैच ये है कि ये फूल हर साल नहीं बल्कि 12 साल में सिर्फ एक बार खिलते हैं।
एक एस्पिरेंट के तौर पे मैं पूछना चाहूंगी कि भाई 12 साल ही क्यों, 2 साल या 5 साल क्यों नहीं? इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? ये नेचर की सबसे क्लेवर सर्वाइवल स्ट्रैटेजीज में से एक है। इकोलॉजी में इसको मास्टिंग या प्रेडेटर सैचुएशन कहा जाता है। वेट, प्रेडेटर सैचुएशन मतलब शिकारियों को छकाना या उनका पेट भर देना? एकदम परफेक्ट ट्रांसलेशन किया आपने। देखिए, अगर नीला कुरंजी हर साल थोड़े थोड़े फूल खिलाएगा ना, तो वहां के कीड़े, पक्षी और दूसरे जानवर सारे बीज खा जाएंगे। और पौधे अपनी नेक्स्ट जनरेशन नहीं बढ़ा पाएंगे। सही पकड़े हैं। इसलिए ये पौधे 12 साल तक चुपचाप अपनी एनर्जी बचाते रहते हैं। फिर अचानक एक साथ इतने फूल और बीज पैदा करते हैं कि जंगल के सारे जानवर मिलकर भी उन्हें खत्म नहीं कर पाते। वाओ! जानवरों का पेट भर जाता है, बीज बच जाते हैं और इस तरह पौधे का वजूद कायम रहता है। अरे वाह! मतलब मार्केट को इतनी ज्यादा सप्लाई दे दो कि डिमांड ही कम पड़ जाए। ये लॉजिक तो इस फैक्ट को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक कर देगा। हाँ, ये कंपैरिजन भी काफी सही है। आप चलते हैं टाइगर कैपिटल यानी मध्य प्रदेश की तरफ। बांधवगढ़ में बाघों की डेंसिटी सबसे ज्यादा है और कान्हा नेशनल पार्क, जिसने रुडयार्ड किपलिंग को जंगल बुक लिखने की इंस्पिरेशन दी थी। वैसे कान्हा एक और चीज के लिए काफी फेमस है, हार्ड ग्राउंड बारासिंघा। जी हाँ, द स्टेट एनिमल ऑफ एमपी। तो ये बताइए कि क्या ये बारासिंघा उत्तर प्रदेश के दुधवा नेशनल पार्क में मिलने वाले बारासिंघा से कुछ अलग होता है? बहुत बड़ा फर्क है दोनों में। यूपी या असम के काजीरंगा में जो स्वाम्प डियर मिलते हैं, वो दलदली जमीन में रहते हैं, तो उस दलदल में चलने के लिए उनके खुर यानी हूव्स चौड़े और स्पंजी होते हैं ताकि वो कीचड़ में धंसे नहीं। मेक सेंस। पर कान्हा का जो बारासिंगा है, वो सेंट्रल इंडिया की सूखी और कठोर जमीन यानी हार्ड ग्राउंड पर रहने के लिए इवॉल्व हुआ है, इसलिए उसके खुर बहुत सख्त और कम्पैक्ट होते हैं। ये एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन का एक बहुत ही बढ़िया केस स्टडी है। एकदम सही कहा आपने। वैसे एडेप्टेशन के साथ साथ जानवरों की बाउंड्रीज क्रॉस करने वाली आज़ादी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। जैसे पेंच नेशनल पार्क को ही ले लीजिए। मैंने पढ़ा था कि पेंच का नाम एमपी की लिस्ट में भी आता है और महाराष्ट्र की लिस्ट में भी। हाँ, वो दोनों स्टेट्स में फैला हुआ है। ये तो ऐसा हुआ ना जैसे कोई बाघ सुबह एमपी में नाश्ता करे और दोपहर को बॉर्डर पॉन करके महाराष्ट्र में आराम करे। जानवरों को तो इंसानी बॉर्डर्स का कोई आइडिया ही नहीं है। और यही बात वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स की इंपॉर्टेंस को साबित करती है। पेंच का जंगल दोनों स्टेट्स में एक सिंगल कंटीजियस फॉरेस्ट की तरह फैला है। इकोसिस्टम्स कभी भी पॉलिटिकल बाउंड्रीज को फॉलो नहीं करते। इसीलिए कंजर्वेशन पॉलिसीज को हमेशा लैंडस्केप लेवल पर बनाना चाहिए, सिर्फ स्टेट लेवल पर नहीं। महाराष्ट्र में वैसे संजय गांधी नेशनल पार्क भी है, जो मुंबई जैसे क्राउडेड शहर के बीचों बीच बसा है। ये लिटरली उस शहर के फेफड़ों की तरह काम करता है। बिल्कुल। और तड़ोबा, अंधेरी और नवेगांव भी महाराष्ट्र के प्रोमिनेंट पार्क्स हैं। हाँ, तो अब शहर के बीच से निकलकर चलिए एक ऐसे जंगल में चलते हैं जो किसी साईफाई मूवी का सीन लगता है। नॉर्थ ईस्ट का हमारा आखिरी बड़ा मिस्ट्री, मणिपुर का किवुल लामजाओ नेशनल पार्क। दुनिया का एकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क। सही कहा। और यहीं वो संगाई हिरन मिलता है जिसे डांसिंग डियर कहते हैं। जी। पर क्या कोई मुझे ये समझा सकता है कि एक पूरा का पूरा नेशनल पार्क पानी पर कैसे तैर सकता है? ये फुमडी आखिर होती क्या चीज है? क्या ये नॉर्मल जमीन है या सिर्फ पौधे हैं? देखिए, इसे आप एक विशाल नेचुरल स्पंज की तरह इमेजिन कर लीजिए। लोकतक झील के ऊपर ये फुमडीज असल में मिट्टी, मरे हुए पौधों और ऑर्गेनिक मैटर का एक बहुत मोटा और गुंथा हुआ जाल होता है। अच्छा, मतलब ये प्रॉपर सॉलिड जमीन नहीं है बल्कि बायोमास की एक मोटी लेयर है। जी। सालों से सड़ते हुए पौधों और मिट्टी ने आपस में उलझकर एक इतना सॉलिड मैट बना लिया है कि वो पानी के ऊपर इजीली तैरता रहता है। इसका काफी बड़ा हिस्सा पानी के नीचे डूबा होता है, जो इसको स्टेबिलिटी देता है। ओह, तो इस फ्लोटिंग स्पंज पर ही पूरी दुनिया बसी है। हाँ, यहाँ तक कि लोकल लोग इन पर झोपड़ियां भी बनाते हैं। और जब संगाई हिरन इन फुमदीज पर चलता है ना, तो वो जमीन स्पंज की तरह दबती और उठती है। इस बैलेंस बनाने के चक्कर में ऐसा लगता है जैसे हिरन डांस कर रहा हो। वाह, ये स्पंज वाली एनालॉजी बहुत सटीक थी। नॉर्थ ईस्ट में वैसे मिजोरम का फवंगपुई, जिसे ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, और मेघालय का नॉकरेक रिज भी काफी रिच बायोडाइवर्सिटी एरियाज हैं। अब अगर हम उड़ीसा और राजस्थान की तरफ मुड़ें तो वहां हमें दलदल और रेगिस्तान का एक गजब कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। सही बात है। उड़ीसा का भीतरकनिका नेशनल पार्क अपने मैंग्रोव्स और खारे पानी के मगरमच्छों यानी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए जाना जाता है। सुंदरबंस के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव इकोसिस्टम है।
यहाँ ब्राह्मणी और बैतारणी नदियों का डेल्टा इसे काफी उपजाऊ बनाता है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क को देखिए। वहां पानी की एक एक बूंद कीमती है और वहां ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी GIB मिलता है, जो भारत के सबसे भारी उड़ने वाले पक्षियों में से एक है। राजस्थान में केवलादेव घाना नेशनल पार्क भी है, जो काफी यूनिक है क्योंकि ये कोई नेचुरल जंगल नहीं बल्कि ह्यूमन मेड वेटलैंड है। ये एक रामसर साइट है जहां साइबेरियन क्रेन जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। अब हम इस गाइड के आखिरी और सबसे क्रूशल हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं, साउथ, नॉर्थ और ईस्ट का रैप अप। सिक्किम का खंगचेनजुंगा नेशनल पार्क इंडिया की इकलौती यूनेस्को मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, यानी नेचुरल और कल्चरल दोनों। हाँ, और तमिलनाडु की तरफ जाएं तो वहां गिंडी, मुडुमलाई और मुकुर्थी नेशनल पार्क्स हैं। मुकुर्थी पार्क खास करके नीलगिरी तार को बचाने के लिए फोकस करता है। और फिर आती है देवभूमि उत्तराखंड। कॉर्बेट और नंदा देवी के अलावा वहां राजाजी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है। वैली ऑफ फ्लावर्स एक एल्पाइन घास का मैदान है जहां से पुष्पावती नदी बहती है। नदियां, ये UPSC की सबसे पुरानी और फेवरेट ट्रिक है। एग्जामिनर्स को नेशनल पार्क्स और नदियों की मैचिंग करवाना बहुत पसंद है, जैसे कॉर्बेट के साथ रामगंगा या वैली ऑफ फ्लावर्स के साथ पुष्पावती। और ऐसे ही वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में रॉयल बंगाल टाइगर और दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल का कॉम्बिनेशन मिलता है। बाघ और खारा पानी, ये अपने आप में एक कमाल का एवोल्यूशनरी अजीबा है, क्योंकि वहां के बाघ खारा पानी पीने के लिए अडेप्ट हो चुके हैं। एग्जैक्टली। और एस्पिरेंट्स, यही वो मास्टर सिंथेसिस है जो आपको करनी है। जब आप इन सारे 107 पार्क्स को पढ़ते हैं ना, तो दिमाग में एक मैट्रिक्स बनानी होती है। जैसे फ्लैगशिप स्पीशीज की मैपिंग। बिल्कुल। नमदफा का नाम आते ही दिमाग में बिग 4 कैट्स आनी चाहिए। गिर मतलब एशियाटिक लायन, दाचिगम मतलब हैंगुल, कान्हा बोले तो हार्ड ग्राउंड बारासिंगा और हेमिस का मतलब सीधा स्नो लेपर्ड। और साथ ही एग्जामिनर चेकलिस्ट के 3 गोल्डन रूल्स हमें कभी नहीं भूलने। पहला रूल, नदियां। रामगंगा कहाँ है? कॉर्बेट में। कबिनी कहाँ है? नागरहोल में। सही है। दूसरा रूल है इंडिया के ओनलीज। इकलौता तैरता हुआ पार्क केबुल लमजाओ, इकलौता शेर का घर गिर। और तीसरा रूल, एक्सट्रीम्स। सबसे बड़ा हेमिस, सबसे छोटा साउथ बटन, सबसे पुराना कॉर्बेट और आसाम के देहिंग या रायमोना जो लिस्ट में नए जुड़े हैं। तो अगर आप इस तरह कॉज और इफेक्ट के साथ मैपिंग करेंगे ना, तो डेटा रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक्चुअली इकोसिस्टम को समझने लगेंगे। तो दोस्तों, बॉटम लाइन यही है, मैप मास्टर करो और प्रीलिम्स मास्टर करो। हमने आज की इस गहन चर्चा में नेशनल पार्क्स के लीगल कवच से लेकर पुमदी के तैरते हुए स्पंज तक हर एक कॉन्सेप्ट का क्यों और कैसे बहुत डिटेल में समझा। लेकिन इससे पहले कि हम ये डिस्कशन खत्म करें, मैं चाहूंगी कि हम सब एक बात पर थोड़ा गहराई से सोचें। क्या बात है वो? देखिए, हम इंसानों ने इन जंगलों को मैप पर अपनी लाइनों और उन स्टेट बॉर्डर्स में बांध दिया है। हम बड़े आराम से कह देते हैं कि ये पार्क इस स्टेट में है और वो उस स्टेट में। लेकिन आज क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। जानवर ठंड की तलाश में अपनी पुरानी जगहों को छोड़कर ऊंचाइयों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। ये एक बहुत ही रियल प्रॉब्लम है। तो चलिए एक पल के लिए सोचते हैं, क्या 2050 में गिर के शेर सिर्फ गिर में ही सर्वाइव कर पाएंगे? या क्या हिमिस के स्नो लेपर्ड्स को बढ़ती गर्मी के कारण इतनी ऊंचाई पर जाना पड़ेगा जहां उनके लिए कोई जमीन ही ना बचे? ये सच में एक चिंतित करने वाला मुद्दा है। क्या हमारी ये फिक्स की हुई UPSC मैट्रिक्स, जिसे हम आज मैप पर रटते हैं, आने वाले सालों में ऐसे ही स्थिर रहेगी, या प्रकृति इस क्लाइमेट चेंज के दबाव में अपना मैप खुद दोबारा ड्रॉ करेगी? एनवायरनमेंट और हमारी पॉलिसीज के इस टकराव के बारे में जरूर सोचिएगा। बहुत ही डीप थॉट है, इस पर कॉन्टेम्पलेट करना बहुत जरूरी है। तो बस अपनी तैयारी को इसी तरह धार देते रहिए और मैप्स के पीछे की कहानियां समझते रहिए। अगली बार तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग।